Hello students, I'm your science teacher Khushbu. Hope you all are fine. So today we will start a new chapter, combustion and flame. Students, इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि फायर कंबशन कैसे करते हैं, जो फायर से बर्निंग होती है उसके दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है वो क्या होती है, और इस फ्लेम की लॉस के बारे में हम पढ़ेंगे। फ्लेम के इनर मोस्ट जोन के बारे में हम समझेंगे। फ्लेम्स के भी डिफरेंट डिफरेंट जोन्स होते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। Chapter 4, Combustion and Flame. Students, we will learn some topics in our chapter: combustion, controlling fire, gaseous fuels used in industries, burning of fuels lead to harmful products. So students, इन टॉपिक को हम अपने चैप्टर में कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। कभी आपने वंडर करा है ये देख के कि जो कैंडल है बर्न होती है, जैसे ही हम क्या कर देंगे, मैच स्टिक को उसके पास लेके जाएंगे तो वो बर्न होनी स्टार्ट हो जाती है। जब कैंडल बर्न होती है तो उसका वैक्स और विड, उसकी विड कहते हैं बच्चों, जो स्ट्रिंग लगी रहती है वैक्स के अंदर, कैंडल के अंदर, उसे हम विड कहते हैं या विक कहते हैं उसकी, तो वो भी बर्न होनी स्टार्ट हो जाती है। जो थिन पतली सी वुडन स्टिक होती है जो बर्न हो जाती है आसानी से, इजली। वेयरस जो बच्चों लॉग ऑफ वुड होता है, लकड़ी के जो मोटे मोटे टुकड़े होते हैं वो आसानी से बर्न नहीं हो पाते बच्चों। जैसे कोल है वो बर्न होता है, डज नॉट बर्न विद अ फ्लेम। जब वो कोल को बर्न किया जाता है तो उसमें से फ्लेम नहीं निकलती, जैसे कैंडल को बर्न करने पे फ्लेम निकलती है वैसे कोल के अंदर से तो नहीं निकलती, बल्कि कोल कैसा हो जाता है जब हम उसे बर्न करते हैं, रेड हॉट हो जाता है और उसमें से हीट निकलने स्टार्ट हो जाती है, गर्मी निकलती है, और उस जो रेड हॉट होती है उसी की वजह से लाइट भी निकलती है। जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया जाता है तो बहुत ब्राइट तरीके से बर्न होती है और वो व्हाइट लाइट प्रोड्यूस करती है। वेयरएस अगर हम दूसरा एग्जांपल लें एलपीजी का, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का, तो वो बर्न करती है ब्लू फ्लेम के साथ, जो आपके गैस स्टोव में यूज की जाती है। बच्चों आपको कुछ इमेजेस दिखा रखी कॉमनली यूज्ड फ्यूल्स की। इस चैप्टर में हम प्रोसेस पढ़ेंगे बर्निंग का, कि बर्निंग कैसे होती है, किस काइंड की फ्लेम प्रोड्यूस की जाती है जब बर्न होती है कोई भी सब्सटेंस। और बच्चों डिफरेंट डिफरेंट काइंड के फ्यूल का क्या रोल होता है बर्निंग के प्रोसेस में। जो फ्यूल्स हम यूज करते हैं अपने डे टू डे लाइफ एग्जांपल्स में, अपनी एक्टिविटीज में, जैसे खाने बनाने में, ऑटोमोबाइल्स को रन करने के लिए, फैक्ट्रीज में मशीन्स को रन करने के लिए, और भी अदर पर्पसेस के लिए हम फ्यूल्स को बर्न करते हैं। वो फ्यूल्स कौन से होते हैं, हम कोल के बारे में समझेंगे, वुड के बारे में पेट्रोल, एलपीजी, डीजल, सीएनजी। और बच्चों जो रूरल एरियाज में काउ डंग यूज किया जाता है वो एज अ फ्यूल किया जाता है। तो स्टूडेंट्स इन सारे फ्यूल्स के बारे में समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए व्हाट इज कंबशन। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक कंबशन से। बच्चों अब हम सारी ये एवरीडे अपनी एक्टिविटीज देखें, जैसे खाना पकाना, कार चलाना, बस, ट्रेन, एरोप्लेन्स या फैक्ट्रीज में मशीन्स का रन करना, पावर प्लांट्स का, पंप सेट्स का एग्रीकल्चर में रन करना। बच्चों इसका मीन्स होता है कि वो क्या करते हैं, उन्हें कहीं से एनर्जी मिलती है तभी तो वो अपने अंदर की एनर्जी को दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। एनर्जी कहाँ से मिलती है उन्हें, जब उनके अंदर का फ्यूल जो है बर्न होना स्टार्ट होता है तब उन्हें एनर्जी मिलती है, तब वो वर्क करना स्टार्ट करती है हमारी अप्लायंसेस। कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो बर्न करते हैं फ्लेम के साथ, जिसमें से फ्लेम दिखाई देती है, और कोई सब्सटेंस जो होते हैं वो फ्लेम के साथ बर्न नहीं करते। मतलब जो कैंडल है वो बर्न करती है फ्लेम के साथ, मगर जो एक कोयला है जिसे हम कोल कहते हैं उसमें से फ्लेम नहीं निकलती। बहुत सारे गैसेस केसेस ऐसे होते हैं जिसमें जब सब्सटेंस बर्न किया जाता है, जलाया जाता है, तो उसमें से हीट और लाइट का इवोल्यूशन होता है। अब हम देखते हैं मैग्नीशियम बर्न, जब हम मैग्नीशियम को बर्न करते हैं तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे हीट और लाइट का प्रोडक्शन होता है। दूसरी एक्टिविटी हम ले सकते हैं, अगर हम पीस लेते हैं चारकोल का, तो आप देखते हैं जब उसे बर्न करते हैं एयर में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से निकलती है, हीट निकलती है और लाइट निकलती है। बच्चों ये प्रोसेस होता है किसी भी सब्सटेंस का रिएक्ट करना ऑक्सीजन के साथ और फिर हीट एंड लाइट को प्रोड्यूस करना, उसे ही हम क्या कहते हैं, कंबशन कहते हैं। बच्चों कोई भी सब्सटेंस जब क्या कर रही है, एयर के प्रेजेंस में बर्न हो रही है, जल रही है और हीट और लाइट को प्रोड्यूस कर रही है, वो सब्सटेंस हमारी कंबस्टिबल सब्सटेंस होती है, और उसे ही हम अनदर नेम से बोलते हैं फ्यूल। बच्चों जो फ्यूल होता है वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। जो सब्सटेंस हमारा सपोर्ट नहीं करती, ऑक्सीजन को सपोर्ट नहीं करती, वो ऑक्सीजन में बर्न नहीं होती, उसे हम नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस कहते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इमेजेस शो कर रखी है जिसमें कंबशन का यूज किया जाता है, बर्निंग ऑफ फ्यूल का यूज किया जाता है, कुकिंग एंड पेट्रोल का। बच्चों नेक्स्ट अब आपकी एक्टिविटी आती है, एक्टिविटी फर्स्ट। इसमें क्या करना है, आपको इन्वेस्टिगेट करना है कौन से सब्सटेंस हमारे कंबस्टिबल है,
जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न हो जाते हैं, जल जाते हैं, कौन से हमारे नॉन कंबस्टिबल हैं। इसमें आपको क्या करना है, कुछ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होगी, टोंग का पेयर लेना है, कैंडल लेना है, बंसन बर्नर लेना है, कुछ मटेरियल्स जिसको आपको टेस्ट करना है कि कंबस्टिबल है, नॉन कंबस्टिबल है, ऐसे सब्सटेंस लेने हैं। जैसे स्ट्रॉ ले सकते हैं, मैच स्टिक, केरोसिन ऑयल, पेपर, आयरन नेल्स, स्टोन पीसेस, ग्लास और वुड। इसके लिए आपको प्रोसीजर फॉलो करना है। सबसे पहले एक चारकोल के पीस को होल्ड करना है विद द हेल्प ऑफ द टोंग और उसे फ्लेम के पास लेके जाना है जो बंसन बर्नर की कैंडल की फ्लेम होगी। आपको ये एक्टिविटी डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस के साथ करना है। आपको बताना है कि वो बर्न हो रही है फ्लेम में तो उसमें यस लिखेंगे, डज नॉट बर्न इन द फ्लेम तो उसमें यस लिखेंगे। तो सो स्टूडेंट्स इसी तरीके से आपको अपनी ऑब्जर्वेशन टेबल को फिल करना है कि कौन से सब्सटेंस आपके बर्न हो रहे हैं और कौन से सब्सटेंस नहीं हो रहे। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट आता है आपका, इस एक्टिविटी से आपका ये इंटरफेरेंस निकलेगा, कुछ मटेरियल्स जो होंगे वो बर्न होंगे फ्लेम के साथ, उसमें से फ्लेम निकलेगी, उसे हम कंबस्टिबल सब्सटेंस कहेंगे। और कुछ ऐसे सब्सटेंस होंगे जिसमें से फ्लेम नहीं निकलती, उन्हें हम नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस कहेंगे। जैसे कोल होता है आपका, उसमें से फ्लेम नहीं निकलती। आपको ये एक्टिविटी करते हुए एक प्रिकॉशन लेनी है कि ये आप किसी अपने एल्डर की गाइडेंस में ही परफॉर्म करेंगे एक्टिविटी, अपने टीचर की सुपरविजन में। नेक्स्ट आती है आपकी एक्टिविटी सेकेंड। आपको कुछ मटेरियल्स को कलेक्ट करना है, जैसे स्ट्रॉ, मैच स्टिक, स्पिरिट, कैरोसिन ऑयल, पेपर, आयरन नेल्स, स्टोन पीसेस और ग्लास। इसको क्या करना है, आपको कलेक्ट करना है और अपने टीचर की सुपरविजन में इन सबको बर्न करना है वन बाय वन। तो आपको क्या करना है, जो आपकी थिंग्स बर्न हो रही है, कंबस्शन कर रही है, उस पे टिक लगाना है और जो नहीं कर रही उसे ऐसे उसे एज अ नॉन कंबस्टिबल छोड़ देना है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट टाइम हम पढ़ते हैं कंडीशन नेसेसरी फॉर कंबशन। कंबशन के लिए, बर्निंग के लिए कौन कौन सी कंडीशन का होना जरूरी होता है। अभी तक हमने समझा, अभी तक हमने जाना कि सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन होती है किसी भी सब्सटेंस की बर्निंग के लिए, वो होती है ऑक्सीजन का प्रेजेंस। ऑक्सीजन होना जरूरी है तभी वो कंबशन कर सकता है, वो होता है सपोर्टर ऑफ कंबशन। नेक्स्ट अब हम देखते हैं एक्टिविटी थर्ड। इसके लिए आपको क्या करना है, ये शो करना है कि कंबशन के लिए ऑक्सीजन जरूरी होता है, ये हम प्रूव करेंगे एक्टिविटी के थ्रू। आपका इस एक्टिविटी का एम है टू शो दैट एयर इज सपोर्टर ऑफ कंबशन। इसके लिए आपको 2 कैंडल्स चाहिए होंगी, ग्लास चाहिए होगा, मैच बॉक्स चाहिए होगी। आपको क्या करना है, दोनों ही कैंडल्स इक्वल साइज की होनी चाहिए, दोनों को ही लाइट अप कर देंगे। एक कैंडल को आप ढक देंगे इन्वर्टेड ग्लास से, ग्लास को उल्टा करके उस कैंडल के ऊपर ढक देंगे। आप देखेंगे वो कैंडल क्या हो जाएगी, बिल्कुल स्टॉप कर देगी ब्लो करना, बुझ जाएगी। और जो ओपन कैंडल है जिसमें ऑक्सीजन का सप्लाई अच्छा हो पा रहा है तो वो आराम से बर्न कर रही है। तो इस एक्टिविटी से आपने क्या कंक्लूजन निकाला कि कंबशन के लिए ऑक्सीजन का सप्लाई होना, एयर होना जरूरी है, तभी कोई भी सब्सटेंस क्या करता है, कंबशन करता है या बर्न करता है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों, लाइकवाइज अ सब्सटेंस, ऐसे कुछ सब्सटेंस होते हैं जो सपोर्ट करते हैं बर्निंग को, कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो सपोर्ट नहीं करते। जो सब्सटेंस बर्निंग को सपोर्ट नहीं करते उन्हें हम नॉन सपोर्टर ऑफ कंबशन कहते हैं, जैसे हाइड्रोजन, कार्बन एंड नाइट्रोजन। ये 3 गैसेस ऐसी होती हैं जो बर्न नहीं करती, जो जलती नहीं है। बट एयर इज नॉट ओनली द फैक्टर बच्चों, सिर्फ एयर ही एक ऐसा फैक्टर नहीं है कि अगर हम एयर प्रोवाइड करवा देंगे तो कोई भी चीज बर्न हो जाएगी। बस बच्चों वो एक एजेंट है। बच्चों डज अ वुड बर्न इन अ सिमिलर मैनर एज अ पेट्रोल और कैरोसिन, क्या वुड भी, लकड़ी भी उसी तरीके से जलती है जैसे पेट्रोल और कैरोसिन बर्न होते हैं। बच्चों डिफरेंट कंबस्टिबल सब्सटेंस होते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट मैनर में कंबशन करते हैं, बर्निंग करते हैं। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं, जो पेट्रोल होता है वो कैचेस कर लेता है फायर बहुत जल्दी, जो बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है, मगर जो लकड़ी होती है वो धीरे धीरे जलती है। तो स्टूडेंट्स उनके टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है कि कंबशन कैसे होएगा। कोई भी सब्सटेंस अपने मिनिमम टेम्परेचर पे फायर को कैच कर रहा है, उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, उसका इग्निशन टेम्परेचर। मतलब कि जिस सब्सटेंस कितने कम ही हीट पे वो ज्यादा जल्दी आग पकड़ रहा है तो उसका इग्निशन टेम्परेचर क्या है, वो उसका इग्निशन टेम्परेचर कहलाया जाता है। जिन सब्सटेंस का लो इग्निशन टेम्परेचर होता है वो क्या होते हैं, जल्दी आग पकड़ लेंगे, वो क्या होते हैं आपके गुड इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेस होते हैं। जैसे पेट्रोल क्या है, आपने पेट्रोल के नियर जल्दी से हम मैच स्टिक लेके जाएंगे तो बहुत जल्दी आग पकड़ लेती है पेट्रोल। तो पेट्रोल का क्या इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है, मतलब उसे मिनिमम हीट की रिक्वायरमेंट होती है बर्न होने के लिए, कंबशन होने के लिए, इसलिए वो हाईली इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस माना जाता है। मगर इन कंपैरिजन हम वुड देखें, वुड जो होता है उसका इग्निशन टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर से ज्यादा जरूरत होती है, इसलिए वो लो इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस माना जाता है। अब हम देखते हैं बिट्स एंड बाइट्स। The substance which have very low ignition temperature can catch fire rapidly.
Such substances are called inflammable substance. LPG, पेट्रोल, कैरोसिन एक्सेट्रा आर inflammable. बच्चों, जो सब्सटेंस कम ही इग्निशन टेम्परेचर पे बहुत जल्दी ही फायर को कैच कर लेते हैं वो हमारे इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे आईपीजी, पेट्रोल, केरोसिन ऑयल, ये सारे हमारे इन्फ्लेमेबल होते हैं। कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जैसे पेट्रोल, सीएनजी, आईपीजी, अल्कोहल। ये क्या है, हमारे कुछ और इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेस हैं। कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं वो जब तक आग नहीं पकड़ते जब तक उनको उतनी हीट नहीं मिल जाती अपने अंदर, मतलब जब तक वो अपने इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं पहुंच पाते। वो कौन से सब्सटेंस होते हैं, उनको कौन कौन सी कंबशन के लिए कौन कौन से कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होती है वो हम देखते हैं। प्रेजेंस ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल वो सब्सटेंस कंबस्टिबल होना चाहिए, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने वाला होना चाहिए। सेकेंड, प्रेजेंस ऑफ सपोर्टर ऑफ कंबशन, मतलब कि वो कंबशन को सपोर्ट करे, अगर ऑक्सीजन उसके साथ रिएक्ट करे तो वो बर्न हो जाए। थर्ड, वो सब्सटेंस का क्या होना चाहिए, इग्निशन टेम्परेचर होल्ड होना चाहिए, कि अगर उसके को हीट मिलेगी तो वो बर्न करना स्टार्ट करे, तो उसमें इग्निशन टेम्परेचर भी होना चाहिए। अब हम देखते हैं फैक्ट फाइंड। The ignition temperature of a substance depend upon its chemical nature. The ignition temperature of kerosene is higher than that of a petrol. पर जो ignition temperature होता है वो अलग-अलग substance में अलग-अलग होता है, क्योंकि हर एक substance डिफरेंट डिफरेंट chemical nature का बना हुआ होता है। जैसे कैरोसिन, कैरोसिन का जो chemical nature होता है वो highly reactive होता है, जिसकी वजह से उसका जो ignition temperature होता है वो बहुत लो होता है और वो बहुत जल्दी फायर को कैच कर लेता है इन कंपैरिजन टू पेट्रोल। नेक्स्ट अब हम देखते हैं एक्टिविटी फोर्थ। इस एक्टिविटी का हमारा एम है टू इन्वेस्टिगेट द इग्निशन टेम्परेचर। हमें इग्निशन टेम्परेचर इन्वेस्टिगेट करना है। इसके लिए आपको चाहिए होगी कैंडल, टू पेपर कप्स और वाटर। इसके लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल कैंडल को लाइट अप करना है और पेपर कप को केयरफुली रखना है कैंडल फ्लेम के ऊपर, जैसे आपको इमेज में शो कर रखा है। फिर आप क्या देखते हैं उसमें क्या ऑब्जर्व करेंगे, आप धीरे धीरे फिर करेंगे उस पेपर कप में, सेकंड वाले पेपर कप में वाटर को फिल करना स्टार्ट कर देंगे जो कैंडल के ऊपर रखा है। तो आप क्या डिफरेंस देखते हैं, आप देखते हैं जो कप फर्स्ट केस में रखा है उसमें वाटर फिल नहीं है, वो जलना स्टार्ट हो गया, मगर जिसमें वाटर हमने फिल कर रखा है सेकंड पेपर कप में अभी तक वो जला नहीं है, बल्कि उसके अंदर का जो वाटर है वो बॉयल हो रहा है। तो आपने क्या कंक्लूड निकाला, जो पेपर का फर्स्ट केस में था उसका बहुत ही कम इग्निशन टेम्परेचर था, जिसकी वजह से उसने बहुत जल्दी आग पकड़ ली, फायर को कैच कर लिया जिस जैसे ही वो कांटेक्ट में आया कैंडल फ्लेम के। मगर जो सेकंड केस वाला हमारा पेपर कप था उसने जो क्या करा, अपना सारा टेम्परेचर था, हीट था, वो किसे ट्रांसफर कर दी, वाटर को, जिसकी वजह से वाटर बॉयल होना स्टार्ट हो गया और वो पेपर कप नहीं जला। तो स्टूडेंट्स उसका जो इग्निशन टेम्परेचर था वो इंक्रीज हो गया, जिसकी वजह से वो सेकंड पेपर कप नहीं जला। तो हमने ये देखा कि इग्निशन टेम्परेचर का कितना बड़ा रोल होता है किसी भी कंबशन प्रोसेस में। नेक्स्ट आता है बच्चों, अभी हमने समझा व्हाट इज कंबशन। कंबशन के लिए कौन कौन सी कंडीशन की रिक्वायरमेंट होती है। कंबशन भी बच्चों डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, उसे हम समझते हैं। कंबशन टू टाइप्स के होते हैं, रैपिड एंड स्पॉन्टेनियस। अब हम इसे डिटेल में समझते हैं। रैपिड कंबशन क्या होता है बच्चों, रैपिड कंबशन वो होता है कि कोई भी सब्सटेंस हमारा बहुत जल्दी बर्न होना स्टार्ट होता है और बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट और लाइट को रिलीज करता है, जिसकी वजह से आग लग जाती है, उसे हम रैपिड कंबशन कहते हैं। जैसे मैच स्टिक का जलना या एलपीजी का, जैसे आप गैस स्टोव को ऑन करते हैं तो एलपीजी बर्न होना स्टार्ट हो जाती है और ब्लू फ्लेम देती है। स्पॉन्टेनियस कंबशन वो होता है, स्पॉन्टेनियस कंबशन दो सब टाइप्स के होते हैं, एक कंप्लीट और एक इनकम्प्लीट स्पॉन्टेनियस कंबशन। कंप्लीट कंबशन में क्या होता है कि जो आपका फ्यूल होता है उसे सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिल जाता है और वो फ्यूल बर्न होना स्टार्ट हो जाता है, और फिर जब वो बर्न होना स्टार्ट होता है तो जैसे जैसे वो बर्न होता रहता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वो फॉर्म करना स्टार्ट कर देता है। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं, जब कार्बन रिएक्ट करना स्टार्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, O2 के साथ, तो वो क्या फॉर्म करना स्टार्ट कर देगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हीट। हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जब मीथेन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तब वो रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। नेक्स्ट आता है स्पॉन्टेनियस में आपका इनकम्प्लीट, जिसे आपको नेम से पता चल रहा है इसमें प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिली किसी भी सब्सटेंस को, तो उसका क्या हो गया, कंबशन इनकम्प्लीट हो गया। तो उस इनकम्प्लीट कंबशन के दौरान एक जो पार्ट होता है कार्बन का वो क्या है, बर्न नहीं हो पाता और वो क्या प्रोड्यूस करता है एटमॉस्फेयर में, सूट। सूट बच्चों एक कार्बन का अनबर्न पार्टिकल होता है, जिस वो सूट जो होता है इतना प्रोड्यूस करता है पॉइजनस गैसेस जिसका नेम होता है कार्बन मोनोऑक्साइड,
इसलिए हम कहते हैं जो चीज़ आपकी ढंग से नहीं जली, जो ब्लू फ्लेम नहीं दे रही, मतलब वो आपके लिए नुकसानदायी है। उससे क्योंकि पॉइजनस गैस रिलीज होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। जब फ्लेम जैसे आप इमेज में दिखा रखा है आपको, कंप्लीट कंबशन ब्लू फ्लेम हो रही है। इनकम्प्लीट कंबशन आपको येलो फ्लेम दे रही है, क्योंकि इसे प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही, इसलिए ढंग से ये बर्न नहीं हो रहा फ्यूल इसका, और ये फॉर्म कर रही है सूट। जब फॉर्म करती है ये सूट, तो इसके दौरान कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है जो हमारे लिए हार्मफुल होता है, मगर जो ब्लू फ्लेम होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है जो इतना हार्मफुल नहीं होता। तो स्टूडेंट्स, ये हमने पढ़े कंबशन के टाइप। अब हम पढ़ते हैं फायर, कि फायर कैसे लगती है। फायर क्या होती है? फायर हीट और लाइट होती है, किसी भी बर्निंग मटेरियल मटेरियल को बर्न करने से जो रिलीज होती है हीट एंड लाइट, उसे ही हम फायर कहते हैं। मतलब जो मटेरियल बर्न होता है, कंबाइन करते हैं क्विकली ऑक्सीजन के साथ, उस बर्निंग हम प्रोसेस को, जिसे हम कहते हैं रैपिड ऑक्सीडेशन, उसे हम कंबशन कहते हैं, उसे ही बर्निंग कहते हैं। बर्निंग एक प्रोसेस है और कंबशन एक टर्म है। बर्निंग एक प्रक्रिया होती है जिसके दौरान कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीडेशन करता है, और उस पूरी प्रोसेस को एक टर्म दे दी गई है कंबशन। ये आपको इमेज शो कर की फायर की। बच्चों, ये नेसेसरी नहीं है कि हीट एंड लाइट ऑलवेज प्रोड्यूस की जाए ऑक्सीडेशन के दौरान, जब कोई भी सब्सटेंस रिएक्ट करे ऑक्सीजन के साथ। तो स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो धीरे धीरे ऑक्सीडेशन करते हैं, जिसकी वजह से उसमें से एकदम से हीट और लाइट प्रोड्यूस नहीं होती। तो स्टूडेंट, जो रस्टिंग ऑफ एन आयरन होता है, अब जंग लग जाता है जो लोहे को, अब वो ऑक्सीजन के साथ ही तो रिएक्ट कर रहा है, मगर उसमें से क्या हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है? नहीं होती, क्योंकि इसमें क्या होता है, स्लो प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन होता है, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं, स्लो ऑक्सीडेशन। तो ऐसे कुछ सब्सटेंस भी होते हैं जिसमें से हीट और लाइट नहीं निकलती, मगर वो भी ऑक्सीडेशन करते हैं। नेक्स्ट आता है कंट्रोलिंग फायर। आप सभी ने समझा फायर के यूजेस। अब हम समझते हैं कि फायर को कंट्रोल करना भी जरूरी है। बच्चों, फायर हमारे लिए एक अच्छा फ्रेंड तो है, मगर एक बहुत बुरी आनेमी, मतलब बहुत बुरा आनेमी भी साबित हो सकता है हमारे लिए। कोई कोई केस में जो फायर एक भयानक रूप ले लेती है, जिससे बहुत सारा डैमेज हो जाता है, नुकसान हो जाता है लोगों की लाइफ को और प्रॉपर्टी को। बच्चों, आप देखते होंगे एवरी सिटी हैज अ फायर स्टेशन। हर एक सिटी में एक फायर स्टेशन होता है, जहाँ पे फाइटिंग व्हीकल्स होते हैं, ट्रेन्ड स्टाफ होता है, जिन्हें हम फायर फाइटर्स कहते हैं, जो हमेशा रेडी रहते हैं कि कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है तो वहां पे तुरंत वो आपकी मदद के लिए पहुंच जाते हैं। बट बच्चों, मगर एवरीवन नोज दैट हाउ टू टेकल द फायर। बच्चों, मगर हमें पता होना चाहिए कि हम तुरंत ही इमीडिएट ही कैसे उस फायर से बच सकते हैं, उसे कैसे टैकल कर सकते हैं, क्योंकि हम जरूरी नहीं है कि हमारे पास हर सुविधा अवेलेबल हो कि वो हमारे पास टाइमली पहुंच पाए। तो हम हमेशा पानी डाल के ही आग को नहीं बुझा सकते। पर जो डिफरेंट डिफरेंट कंबस्टिबल सब्सटेंस पे डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से उस फायर को स्टॉप करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमें कुछ कंडीशंस जो स्टडी करनी पड़ेंगी कि किस दौरान कंबशन होता है और उस कंबशन को हमें कैसे रोकना चाहिए। हम फायर को कैसे एक्सटिंग्विश कर सकते हैं, उसके लिए हम कुछ वेज को देखते हैं। फर्स्ट आता है आपका, जो कंबस्टिबल सब्सटेंस होते हैं उन्हें फर्स्ट ऑफ ऑल क्विकली रिमूव कर दो। जैसे आपकी कोई चीज बर्न हो रही है, जो उससे मिलके और बर्न हो सकती है, जलने वाली चीजें, उन्हें रिमूव कर दो, जिससे आप और आग को फैलने से बचा सकते हैं। सेकंड, क्या कर सकते हैं आप, जो सप्लाई होता है सपोर्टर का, कंबशन का मतलब ऑक्सीजन सप्लाई, उसे बिल्कुल कट ऑफ कर दो ऑक्सीजन सप्लाई को। इससे आप क्या कर दोगे, और क्या कर सकते हो आप, जो नॉन सपोर्टर ऑफ कंबशन होते हैं, जैसे हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आप इसको रिलीज करिए, जिससे क्या होगा कि आप इसका सप्लाई करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का, तो ये क्या है, हमारा नॉन कंबस्टिबल है, मतलब कि आग को बुझाने में मदद करेगा, आग को बढ़ने से रोकता है। कार्बन डाइऑक्साइड एक प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट की तरह काम करेगा आग के ऊपर, क्योंकि वो क्या होता है, हैवी होता है ऑक्सीजन से, और वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, ऑक्सीजन को स्टॉप कर देता है। जो इसलिए ही फायर एक्सटिंग्विशर्स का यूज किया जाता है। फायर एक्सटिंग्विशर में बहुत ज्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड फिल रहती है। जब ये एक्सटिंग्विशर्स इसलिए अवेलेबल होते हैं आपके डिफरेंट डिफरेंट साइज में, वो डिफरेंट डिफरेंट तरीकों में मदद करते हैं। जैसे वो किस में मदद करते हैं, पेट्रोल और डीजल से जहाँ पे आग लग जाती है वहां पे फायर एक्सटिंग्विशर का ही यूज किया जाता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड से आग को बुझाया जाता है। थर्ड आता है बच्चों, जहाँ पे हमें क्या करना है, जो हमारा सब्सटेंस जल रहा है उसका इग्निशन टेम्परेचर को हमें कम करना। इग्निशन टेम्परेचर को हम कम कर देंगे तब वो आग नहीं पकड़ पाएगा। तो हम कैसे कर सकते हैं, हम उसे कूल कर सकते हैं। कूल कैसे कर सकते हैं,
हम ज़्यादातर सोचते हैं कूल करने के लिए उसके ऊपर पानी डाल दें। जैसे जो आग लगती है लकड़ी से, पेपर से, उसे तो हम बुझा सकते हैं पानी डाल के। जैसे हम क्या करते हैं, उसकी जो लकड़ी होती है उसे क्या चाहिए होती है, हाई इग्निशन टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसे ज़्यादा हीट की ज़रूरत होती है जलने के लिए। अगर हम उसकी हीट को कम कर देंगे, इग्निशन टेम्परेचर को लो कर देंगे, उसके ऊपर पानी पोर कर देंगे, पानी डाल देंगे, तो वो आग बुझ जाती है, पेपर की या लकड़ी की। इस तरीके से बच्चों अलग-अलग सब्सटेंस के लिए, अलग-अलग कंबस्टिबल सब्सटेंस के लिए आपको अलग-अलग मेथड को चूज़ करना पड़ेगा कि किस दौरान उस फायर के साथ आप टैकल कर सकते हैं, उसे एक्सटिंग्विश कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, पहले बिट एंड बाइट्स। Before matches were invented, fires were started by borrowing wood or coal from another fire. If no fire was nearby, a pile of wings could be set on fire with sparks. The spark often were produced by metal against a hard stone called। बच्चों, जब मैच बॉक्स नहीं इन्वेंट हुए थे, मैचेस नहीं बनी थी, तो कैसे जो आग का इन्वेंट हुआ था, तो वो कैसे आग को एक जगह से दूसरी जगह लेके आते थे। वो क्या करते थे, या तो एक लकड़ी को दूसरी लकड़ी से जला के वो फायर को ट्रांसफर करते थे, या वो क्या करते थे, कुछ स्पार्क्स क्रिएट करते थे, चिंगारी निकालते थे किसी एक मेटल को एक हार्ड स्टोन से रब करके। बच्चों, जैसे हार्ड स्टोन का क्या नाम था, फ्लिंट। उससे वो क्या करते थे, फायर को प्रोड्यूस करते थे। बच्चों, नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं फ्लेम के बारे में। फ्लेम आपने पढ़ा कि कैंडल जब बर्न होती है, कंबशन करती है, तो उसमें से फ्लेम निकलती है। तो फ्लेम कैसी निकलती है, फ्लेम का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। अभी हमने पढ़ा था कि ब्लू फ्लेम अच्छी होती है, येलो फ्लेम बुरी होती है, तो हम उस फ्लेम के बारे में समझते हैं। फ्लेम एक ऐसा रीजन होता है जहाँ पे कंबशन होता है, मतलब कि जो प्लेस बर्न होता है उसे ही हम फ्लेम कहते हैं। जो कलर होता है फ्लेम का, वो डिपेंड करता है कि उसे किस अमाउंट में टेम्परेचर मिल रहा है, कितने अमाउंट में उसके पास ऑक्सीजन अवेलेबल है, जिसके दौरान कोई भी सब्सटेंस कंबशन करता है या बंद करता है। जो येलो, उसे हम ल्यूमिनस फ्लेम कहते हैं, जो बर्न होती है इन एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन में, मतलब उसे पूरी तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, इसके दौरान ही वो येलो फ्लेम प्रोड्यूस करती है। जो ब्लू फ्लेम होती है उसे हम नॉन ल्यूमिनस फ्लेम कहते हैं। जब आपको ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छी मिल जाती है फ्लेम को, तो वो एक अच्छी फ्लेम प्रोड्यूस करती है, उसे हम ब्लू फ्लेम कहते हैं। ब्लू फ्लेम ही आपकी गैस स्टोव से निकलती है, जो एक गुड कंबशन का एग्जाम्पल है। आप ऑब्जर्व करेंगे कि एक सर्कुलर ब्लैकिश रिंग दिखाई देगी आपको एक ग्लास स्लाइड के पास, जब आप ब्राइटली देखेंगे उसे लिट एरिया में। तो जो येलो कलर होगा फ्लेम का, जो अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स होते हैं, प्रेजेंट होते हैं फ्लेम के उस पार्ट में जहाँ पर ब्लैकिश रिंग दिखाई देती है, वो सारे डिपॉजिट हो जाएंगे उस स्लाइड के ऊपर। तो आप देख सकते हैं जो कॉपर वायर का टिप होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, जब वो गर्म होना स्टार्ट करता है तो उसका एरिया कैसा हो जाता है, ब्लू कलर का हो जाता है। बच्चों, जो वो ब्लू कलर का क्यों होता है, क्योंकि वो कैंडल फ्लेम की वजह से हो जाता है। ये इंडिकेट करता है कि जो लास्ट वाला पार्ट है वो कौन सा है, हमारा ब्लू कलर है, जिसे हम आउटर मोस्ट पार्ट भी कह सकते हैं फ्लेम का, या हॉटेस्ट पार्ट भी। सबसे पहले हॉटेस्ट पार्ट ब्लू होता है, देन इनर मोस्ट पार्ट येलो होता है, एंड फिर बिल्कुल जो इनर उसके भी अंदर होता है उसे हम ब्लैकिश रिंग कहते हैं, जो कंबशन नहीं करता, जो बर्न नहीं होता। ये आपको शो कर रखे हैं जोन ऑफ अ कैंडल फ्लेम। आउटर मोस्ट जोन हमारा कौन सा होता है, जो हमारा क्या होता है, आउटर मोस्ट जोन नॉन ल्यूमिनस फ्लेम होता है, ब्लू फ्लेम। मिडल जोन कौन सा होता है, ल्यूमिनस फ्लेम, येलो फ्लेम। एंड इनर मोस्ट जोन कौन सा था, डार्क इन कलर, जो बिल्कुल भी कंबशन नहीं करता। बच्चों, हमने फ्लेम को इन 3 ब्रॉडली जोन्स में डिवाइड कर दिया है, इसे हम और भी अच्छे से समझते हैं। आउटर मोस्ट जोन को हम नॉन ल्यूमिनस फ्लेम क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, एक ब्लू कलर की फ्लेम प्रोवाइड करवाता है जिसमें अच्छे से कंबशन हो जाता है, इसलिए हमने नॉन ल्यूमिनस कहा है। इसमें कोई भी कार्बन पार्टिकल रिलीज नहीं होता, इसमें बच्चों सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही रिलीज होती है। जो गोल्ड स्मिथ सुनार यूज करते हैं ऑर्नामेंट्स को बनाने के दौरान, जो फ्लेम का यूज किया जाता है वो ब्लू फ्लेम का ही यूज करते हैं। फिर आती है येलो फ्लेम, जिसे हम मिडल फ्लेम भी कहते हैं। ये ल्यूमिनस जोन होता है, ये पार्शियल कंबशन करता है, इसमें से ही कार्बन जो है एक सूट पार्टिकल में रिलीज होता है। नेक्स्ट आता है इनर मोड जोन, जो आपका अनबर्न्ड वैक्स वेपर फॉर्म करता है, जो डार्क कलर का होता है, और ज्यादातर ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। ये जोन ये बहुत इनर होता है। नेक्स्ट आता है आपका फ्यूल्स। फ्यूल्स वो सारे सब्सटेंस होते हैं जो कंबशन करते हैं, बर्न करते हैं, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो बर्न हो रहा हो, जल रहा हो, और उस जब वो जल रहा है तो उसके दौरान हीट और लाइट का रिलीज किया जाता है, उसे हम कंबशन कहते हैं। और वो जो सब्सटेंस कंबशन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, फ्यूल्स कहते हैं। फ्यूल्स क्या होते हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं, जिनसे अप्लायंसेस को एनर्जी मिलती है और वो वर्क कर पाते हैं।
बच्चों ऐसे बहुत तरीके के फ्यूल्स होते हैं, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, सीएनजी, कोल, नेचुरल गैस, ये सारे आपके क्या होते हैं, फ्यूल्स होते हैं जिनमें से एनर्जी मिलती है और सब्सटेंसेस या हमारे जो थिंग्स हैं वो वर्क कर पाती है। तो आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल्स अब हम देखते हैं, हमने फ्यूल्स को क्लासिफाइड कर दिया है उनके डिफरेंट डिफरेंट यूजेस के बेस पे। ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूजेस फ्यूल्स कैन क्लासिफाइड एज रिन्यूएबल फ्यूल्स एंड नॉन रिन्यूएबल फ्यूल्स। रिन्यूएबल फ्यूल्स कौन से होते हैं, जिन्हें हम यूज कर रहे हैं मगर हम उसे दोबारा भी कैसे कर सकते हैं, रिप्लेनिश कर सकते हैं, हम उसे दोबारा रीजनरेट कर सकते हैं ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के बाद भी। तो स्टूडेंट्स ये फ्यूल्स हमारे कभी खत्म नहीं होंगे, नेवर गेट डिप्लेटेड। वो हमारे फ्यूल्स कौन से होते हैं जो हमें एनिमल से मिलते हैं, जैसे एग्रीकल्चर वेस्ट से मिलते हैं, वो हमारे फ्यूल्स होते हैं रिन्यूएबल फ्यूल्स। नॉन रिन्यूएबल फ्यूल्स वो होते हैं जो एक समय के बाद हमारे खत्म हो सकते हैं, ये फ्यूल्स हमारे लिमिटेड होते हैं। इन फ्यूल्स का हमें जुडिशली यूज करना चाहिए, वाइसली यूज करना चाहिए, वरना ये एक टाइम के बाद खत्म हो सकते हैं। जैसे सीएनजी, पेट्रोल, कोल, ये हमारे नॉन रिन्यूएबल फ्यूल्स होते हैं जो एक टाइम के बाद खत्म हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स हमने फ्यूल्स को फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग भी क्लासिफाई कर दिया है, डिफरेंशिएट कर दिया है। फर्स्ट आता है आपका सॉलिड, सेकंड लिक्विड एंड थर्ड है गैसियस फ्यूल्स। सॉलिड फ्यूल्स वो होते हैं जो बल्की होते हैं, हावी होते हैं, उन्हें स्टोरेज के लिए ज्यादा स्पेस की जरूरत होती है, वो हमारे सॉलिड फ्यूल्स होते हैं। और जब वो जलते हैं तो वो अपने पीछे ऐश और रेजिड्यू छोड़ देते हैं, जैसे लकड़ी जब जलती है या कोयला। सेकंड आता है आपका लिक्विड फ्यूल्स, वो होते हैं जो लिक्विड स्टेट में होते हैं, रूम टेम्परेचर में हमें मिलते हैं, और जब वो जलते हैं तो कोई भी पीछे अपने रेजिड्यू नहीं छोड़ते, जैसे कैरोसिन, पेट्रोल और डीजल। थर्ड आता है गैसियस फ्यूल्स, वो होते हैं जो नेचुरली हमें गैसियस फॉर्म में मिलते हैं, हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहते हैं, जैसे सीएनजी एंड हाइड्रोजन। ये हमारे गैसियस फ्यूल्स होते हैं और ये हमारे इको फ्रेंडली भी होते हैं क्योंकि ये एनवायरमेंट को पॉल्यूट नहीं करते। ये आपको इमेज शो कर रखी है सॉलिड फ्यूल्स की एंड लिक्विड फ्यूल्स की। नेक्स्ट आता है बच्चों, हमने फ्यूल्स को डिवाइड कर दिया अब इनके सोर्स के अकॉर्डिंग कि हमें फ्यूल्स मिल कहाँ से रहे हैं। तो हमारे फर्स्ट आता है प्राइमरी फ्यूल्स एंड सेकंड आता है सेकेंडरी फ्यूल्स। अब हम प्राइमरी फ्यूल्स के बारे में समझते हैं। प्राइमरी फ्यूल्स बच्चों वो होते हैं जो हमें एज इट इज, जो हमें नेचर से मिले, हमने उसे एज इट इज ही यूज कर लिया, जैसे वुड, लकड़ी हमें नेचर से मिलती है, हमने उसे एज इट इज ही जला लिया, तो हमारा वुड एज अ प्राइमरी फ्यूल हो गया। ड्राई लीव्स, काउ डंग, ये सारे हमारे प्राइमरी फ्यूल्स होते हैं जिसे हम चेंज नहीं करते अनदर फॉर्म में। बच्चों जो रूरल एरियाज में काउडंग केक्स का ही ज्यादातर यूज किया जाता है एज एन प्राइमरी फ्यूल। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट आता है आपका सेकेंडरी फ्यूल। सेकेंडरी फ्यूल वो होता है जो हमें ऑब्टेन होता है नेचुरल फ्यूल का दूसरे फॉर्म में चेंज करने से। हम क्या करते हैं, जो हमारे रॉ मटेरियल होते हैं, नेचुरल फ्यूल्स होते हैं, उसे हम केमिकल ट्रीटमेंट के दौरान चेंज कर देते हैं सेकेंडरी फ्यूल्स में, जैसे बायोगैस। बायोगैस किससे बनाई जाती है, एनिमल डंक और काउडंग से। तो उससे क्या होता है, कोक से, जो कोल से कोक निकलता है, उनको मिक्स करने से बायोगैस बनती है। बायोगैस क्या है आपकी, सेकेंडरी फ्यूल हुई क्योंकि आपने इसे केमिकल ट्रीट करके बनाया है। पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, पैराफिन वैक्स, ये सारे हमारे पेट्रोलियम के सेकेंडरी फ्यूल्स होते हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों, अब हमें पता करना है कि कौन सा फ्यूल हमारे लिए अच्छा है, जो कम पॉल्यूशन क्रिएट करता है, किसकी कैलोरीफिक वैल्यू हाई है, मतलब जो ज्यादा जल्दी बर्न हो जाता है। तो बच्चों कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, कितनी अमाउंट ऑफ हीट ऑफ एनर्जी किसी भी सब्सटेंस को चाहिए होती है, वन केजी ऑफ फ्यूल को बर्न होने के लिए कितनी अमाउंट की हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, वो ही उसकी कैलोरीफिक वैल्यू डिफाइन करती है। जो यूनिट होती है कैलोरीफिक वैल्यू की, वो हमेशा किलो जूल पर केजी में लिखी जाती है। जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो किसी भी फ्यूल की, वो हम टैब्यूट कर सकते हैं, इस टेबल में आपको गिवन दे रखी है। जो हाइड्रोजन होता है वो ये माना गया है कि वो बहुत एफिशिएंट होता है किसी भी फ्यूल से। हाइड्रोजन आपका गुड फ्यूल माना गया है क्योंकि इसकी सबसे ज्यादा हाई क्लोरोफिक वैल्यू होती है। इसके दौरान साइंटिस्ट ने कुछ एक्सप्लोर करा है बहुत सारे तरीके जिसमें हम कमर्शियल यूज कर सकते हैं हाइड्रोजन का एज अ फ्यूल, जिससे क्योंकि हाइड्रोजन से कम पॉल्यूशन होगा और इसकी क्लोरोफिक वैल्यू भी हाई होगी, मतलब कि आपको कम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी की सप्लाई करने की जरूरत होगी इस फ्यूल को बर्न करने के लिए। ये आपको टेबल शो कर रखी है, फ्यूल्स के नेम दे रखे फर्स्ट कॉलम में, सेकंड में सबकी क्लोरोफिक वैल्यू दे रखी, किलो जूल पर केजी में फ्यूल्स के नेम दे रखे हैं, और इनके सबसे अच्छा आप देख रहे हैं हाइड्रोजन का। बच्चों हाइड्रोजन की सबसे ज्यादा हाई क्लोरोफिक वैल्यू है, जिसके दौरान ये माना गया है कि हाइड्रोजन सबसे ज्यादा अच्छा फ्यूल होता है। तो स्टूडेंट्स हाइड्रोजन को सबसे अच्छा फ्यूल क्यों माना गया है, इसकी हाई क्लोरोफिक वैल्यू के साथ साथ इसकी कुछ और भी क्वालिटीज को देख के, कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हाइड्रोजन में होती है जो इसे एक आइडियल फ्यूल बनाती है।
अब हम देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी हमने पढ़ा इसकी कैलोरीफिक वैल्यू हाई होती है, ये बहुत ही कम ही हीट एनर्जी पे कंबशन कर लेता है, इसका लो इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो होता है, ये कोई भी हार्मफुल प्रोडक्ट रिलीज नहीं करता जब बंद करता है, इससे बहुत ही कम एयर पॉल्यूशन होता है, ये सस्ता अवेलेबल हो जाता है, आप इसे इजीली भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, और इसका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो बस रूम टेम्परेचर से अबव होना चाहिए, तो आसानी से बंद हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, जो हमारे फ्यूल्स, ये हमारा हाइड्रोजन फ्यूल, इसे हम कमर्शियली भी यूज कर सकते हैं। कुछ ऐसे फ्यूल्स होते हैं जो हम सिर्फ इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं, उसे हम पढ़ते हैं। फर्स्ट आता है आपका प्रोड्यूसर गैस। बच्चों, ऐसा मिक्सचर होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन जिससे फॉर्म होती है CO और N2 का फॉर्मेशन होता है, किस रेशियो में? 1:2 में। बच्चों, जो प्रोड्यूसर गैस है वो कैसे प्रिपेयर की जाती है? वो इंडस्ट्री में प्रिपेयर करी जाती है बाय पासिंग एयर, ऑक्सीजन पास करी जाती है रेड हॉट कोक से। ये कोक है, ये आपका कोल को बर्न करने से निकलता है कोक, इससे ऑक्सीजन गैस पास करी जाती है, तब आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस का रिलीज होता है 1:2 में, वो हम आपकी प्रोड्यूसर गैस कहलाती है। बच्चों, जो 1 लीटर ऑफ प्रोड्यूसर गैस होती है वो जलने पे 7.5 किलो जूल हीट एनर्जी रिलीज करती है। अब ये प्रोड्यूसर गैस का हमारे लिए क्या यूज है? जो इंडस्ट्रीज में बनाई जाती है, इसका यूज होता है जो हीटिंग कोल गैस रिटॉर्ट्स होते हैं उसमें यूज किया जाता है। इसकी कैलोरीफिक वैल्यू लो होती है, मगर फिर भी इसे लोग यूज करते हैं क्योंकि इसकी जो कॉस्ट होती है वो कम होती है, चीप होता है प्रोड्यूसर गैस, और जिसकी रिड्यूसिंग एजेंट होता है, इसकी वजह से हम जो रॉक से मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो प्रोड्यूसर गैस से हम क्या करते हैं? रॉक से मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका, जो इंडस्ट्री में गैस प्रोड्यूस की जाती है वो है वाटर गैस। वाटर गैस मिक्सचर होती है कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन की, और ये रेशियो में अवेलेबल रहते हैं, 1:1 में अवेलेबल रहते हैं। और ये कैसे, वाटर गैस को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है? जब रेड हॉट कोक को रिएक्ट करवाया जाता है स्टीम के साथ, कितने टेम्परेचर पे? 1000 to 1400 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो ये वाटर गैस एक ब्लू गैस में रिलीज होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? ब्लू फ्लेम देती है ये, और एक कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का रिलीज होता है, उसे ही हम वाटर गैस कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो 1 लीटर ऑफ वाटर गैस होती है जब जलती है तो वो 11.3 किलो जूल हीट एनर्जी रिलीज करती है। तो स्टूडेंट्स, अब हम इस वाटर गैस के यूजेस पढ़ते हैं कि इसका क्या यूज है। ये जो गैस होती है वाटर गैस, वो एज अ फ्यूल यूज की जाती है फॉर सप्लाइंग ऑफ इंटेंस हीट। अगर हमें ज्यादा हीट की रिक्वायरमेंट है तो हम वाटर गैस का यूज करते हैं, ये लार्जली यूज की जाती है मेथनॉल की प्रिपरेशन में। बच्चों, जो ये हाइड्रोजन गैस है ये यूज की जाती है अमोनिया के सिंथेसाइज में, उसे ब्रेक करने में, और ये मैथड इस मेथड से ही यूज की जाती है। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट आता है आपका टॉपिक, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लीड टू हार्मफुल प्रोडक्ट्स। जब हम ये फ्यूल को बर्न करते हैं, जैसे पेट्रोल, केरोसिन, कोल, वुड, तो इनसे कौन कौन से हार्मफुल प्रोडक्ट्स का रिलीज होता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। बच्चों, फर्स्ट आता है आपका, द बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लाइक वुड, कोल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, kerosene, petrol, diesel, etc. release unburned carbon particles in the air। जब इन्हें जलाया जाता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को या वुड कोल को, तो इनसे क्या निकलता है? कार्बन पार्टिकल्स जो जल नहीं पाते वो रिलीज हो जाते हैं, और वो डेंजरस पॉल्यूटेंट क्रिएट करते हैं जो प्रॉब्लम करते हैं हमारी रेस्पिरेशन में। जब वो हवा के साथ मिल जाते हैं तो हमें सांस लेने में तकलीफ होती है, जिससे बीमारी भी हो सकती है, अस्थमा। नेक्स्ट आता है बर्निंग ऑफ फ्यूल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इनटू एयर इन द एनवायरनमेंट। जब हम फ्यूल्स को बर्न करते हैं उसमें से ज्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड जब रिलीज होता है तो वो क्या करता है? ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट करता है। ग्लोबल वार्मिंग क्यों होती है? जब कार्बन डाइऑक्साइड जब इंक्रीज होने लगती है हमारे एटमॉस्फेयर में, तब ग्लोबल वार्मिंग होती है। बच्चों, जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज्यादा हो जाती है एयर में तो वो सन हीट रेस को ट्रैप कर लेती है, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट हो जाता है। और ग्लोबल वार्मिंग क्यों होता है? क्योंकि हमारे इसमें अर्थ एटमॉस्फेयर में एक्सेसिव अमाउंट का कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। जैसे जैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड का टेम्परेचर इंक्रीज होने लगता है, वैसे वैसे जो ये पोलर रीजन्स की आइस कैप्स है वो भी मेल्ट होनी स्टार्ट हो जाती हैं, और इससे ज्यादा पानी भी हो जाता है। तो इस दौरान आपका दोनों चीजें हो जाती हैं, ग्लोबल वार्मिंग भी होती है, पॉल्यूशन इतना क्रिएट होता है, और कुछ कोस्टल एरियाज में फ्लड भी आ जाती है, क्योंकि ज्यादा गर्मी बढ़ने लगती है। ज्यादा गर्मी बढ़ने की वजह से जो आइस कैप्स होती है वो मेल्ट होनी स्टार्ट हो जाती है। तो इस दौरान हमारा लाइफ और प्रॉपर्टी दोनों को ही लॉस होता है। नेक्स्ट आता है बर्निंग ऑफ कोल, पेट्रोल एंड डीजल प्रोड्यूसेस सल्फर डाइऑक्साइड विच गोज इनटू द एयर। जब हम इन फ्यूल्स को बर्न करते हैं तो इससे पॉइजनस गैस निकलती है जिसका नेम है सल्फर डाइऑक्साइड। जब वो गैस
एटमॉस्फेयर में जाती है और हम उसे ब्रीथ करते हैं तो इससे हमें बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। जो सल्फर डाइऑक्साइड होती है वो एक्सट्रीमली सफोकेटिंग पॉइजनस गैस होती है जो सीधा हमारे लंग्स को डैमेज कर सकती है। जैसे ही हम पेट्रोल और डीजल को बर्न करते हैं, जो व्हीकल्स में से इंजन्स में से पेट्रोल और अनबर्न डीजल्स निकलते हैं उससे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्रिएट होती है एयर में। और सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये प्रोड्यूस होती है बर्निंग ऑफ फ्यूल से, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी जो रेन वाटर होता है वो अभी एसिड बन जाता है। जब इसके वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ये सारे कहाँ पे जाते हैं, हमारे एयर में चले जाते हैं और इनसे क्लाउड फॉर्म होते हैं। और जब ये क्लाउड रेन वाटर करते हैं तो उसमें नाइट्रोजीनियस गैस और सल्फर डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स मिल जाते हैं और ये हमारी रेन वाटर को एसिड बना देते हैं। फिर ये रेन वाटर कहाँ जहाँ जहाँ जाता है वहां पे ये एसिड रेन चली जाती है और ये फॉरेस्ट एक्वेटिक एनिमल्स और बिल्डिंग के लिए बहुत हार्मफुल होती है। तो स्टूडेंट्स ये आप देख रहे हैं इमेज में कि कैसे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारे जो आइस कैप्स हैं लार्ज क्वांटिटी में मेल्ट होने स्टार्ट हो गए हैं। बच्चों, अलग अलग टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर का यूज किया जाता है। नेचर ऑफ फायर की किस डिपेंड की आग लगी हुई है उसकी फायर के नेचर के अकॉर्डिंग उसे एक्सटिंग्विश बुझाया जाता है। वाटर एज फायर एक्सटिंग्विशर मतलब कि पानी का इस्तेमाल हम कब कर सकते हैं, आग को बुझाने के लिए। आप देखते होंगे कि फायर ब्रिगेड क्या करते हैं, वाटर को स्प्रे करते हैं बहुत प्रेशर के साथ आग को बुझाने के लिए। तो ये तो बहुत मोस्ट कॉमन मेथड होता है। मतलब कि हमें कंबस्टेबल सब्सटेंस को कूल करना है, उसे इग्निशन टेम्परेचर के बिलो लाना है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, उसमें वाटर वेपर डाल रहे हैं जिसकी वजह से वो उसे ऑक्सीजन के सप्लाई का कट हो जाए। जो वाटर करता है वो बहुत अच्छा वर्क करता है। अगर कहीं पे पेपर पे आग लगी है, वुड पे, लकड़ी में आग लगी है तो हम वाटर का बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर वाटर का हम इस्तेमाल कब नहीं कर सकते, अगर आग जो है ऑयल पे लगी हो, पेट्रोलियम पे लगी हो। क्योंकि ये क्या होते हैं, ये पहले से ही जो होते हैं बहुत हैवी होते हैं वाटर के मॉलिक्यूल से, इसलिए उसे बुझा नहीं पाते। तो इसके लिए जो जो ऑयल होता है पेट्रोल का वो इसके ऊपर ही फ्लोट करने लगता है और उसे बुझा नहीं पाता। जो वाटर है हम उसे तब भी यूज नहीं कर सकते जब हमारे किसी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में फायर लगी हो, या वाटर कंडक्टर, क्योंकि वाटर क्या है, एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। अगर हम बिजली की चीजों पे जब आग लगी है उसे बुझाने के लिए पानी का इस्तेमाल करेंगे, इससे पानी आग और भड़क सकती है और स्प्रेड हो सकती है, क्योंकि वाटर क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी को अच्छा सप्लाई करता है। तो स्टूडेंट्स हमें पता होना चाहिए कि हम वाटर का यूज एज अ फायर एक्सटिंग्विशर कौन कौन से फायर को स्टॉप करने के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट आप यूज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का एज अ फायर एक्सटिंग्विशर। आप देखते हैं जो फायर होती है, बहुत सारी फायर्स ऐसी होती हैं जो इन्फ्लेमेबल लिक्विड से होती है, जैसे अभी हमने पढ़ा डीजल से, ऑयल से। तो उसके लिए पेट्रोल से, तो उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड एक बहुत अच्छा सोर्स होता है एज अ फायर एक्सटिंग्विशर आग को बुझाने के लिए। क्योंकि ऑक्सीजन से जो इसका लेवल हाई होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से हैवी होती है। वो एक कंबशन सब्सटेंस के ऊपर ब्लैंकेट का काम करती है और वो उसे कॉन्ट्रैक्ट कर देती है, सिकोड़ देती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन को जो सप्लाई है वो कट ऑफ हो जाता है और फायर कंट्रोल में आ जाती है। बच्चों, हम फायर को कंट्रोल करने के लिए, जैसे शॉर्ट सर्किट हो जाता है इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स पे, हम क्या करते हैं, सैंड का यूज भी करते हैं जिससे कि ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक दिया जाए। और सैंड क्या करती है, एक पुअर कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी को, वो इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई होने से रोक देती है और वहां पे फायर स्टॉप हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विड फॉर्म में स्टोर रहता है। कुछ सिलेंडर्स में आप देखते होंगे हर जगह फायर एक्सटिंग्विशर लगे रहते हैं, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ही होती है वो बुझाने के लिए। आप देखते होंगे कि वो उसमें से कुछ वाटर वेपर्स निकलते हैं, वो वाटर वेपर एक्सपेंड होने स्टार्ट हो जाते हैं बहुत ज्यादा अमाउंट में और वो धीरे धीरे कूल होने स्टार्ट होते हैं जैसे ही वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं वो कूल होने स्टार्ट होते हैं और ऑक्सीजन को स्टॉप कर देते हैं, जिसकी वजह से जो स्प्रेड होता है फायर का वो रुक जाता है और उसके टेम्परेचर को नीचे ले आता है। और भी अदर सोर्सेस होते हैं बच्चों जो कार्बन डाइऑक्साइड की, उसे हम यूज करते हैं एज अ फायर एक्सटिंग्विशर, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम बाइकार्बोनेट। वो क्या करते हैं, वो भी कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं जब उसे हीट किया जाता है और वो भी फायर को स्टॉप कर देते हैं। ये आपको शो कर रखी है इमेज कार्बन डाइऑक्साइड बेस्ड फायर एक्सटिंग्विशर। इसमें बच्चों लिक्विड CO2 फिल रहता है। नेक्स्ट हम देखते हैं जो सोडियम कार्बोनेट है, अगर हम इसे हीट करते हैं तो ये सोडियम कार्बोनेट में चेंज हो जाता है और ये वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करता है। ऐसे ही पोटेशियम बाइकार्बोनेट है, जब इसे हीट करते हैं ये पोटेशियम कार्बोनेट में चेंज हो जाता है और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है। बच्चों, जब ये ड्राई और पाउडर्ड फॉर्म होते हैं इन केमिकल्स के, जब ये इन्हें अच्छे अमाउंट में फायर के पास लाया जाता है तो ये हीट हो जाते हैं और क्या कर देते हैं, आग को बुझा देते हैं उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करके। तो हम पोटेशियम बाइकार्बोनेट और आपका दूसरा क्या था, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये अच्छा सोर्स माना जाता है फायर को एक्सटिंग्विश करने का।
तो स्टूडेंट्स लेट्स ट्राई इट आउट सम क्वेश्चंस। अब हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। फर्स्ट है आपका व्हाट आर फ्यूल्स। बच्चों फ्यूल्स क्या होते हैं? एनी सब्सटेंस व्हिच कैन गो रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड गॉस कंबशन। जो कोई भी सब्सटेंस जब कंबशन करता है, रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, उसे हम क्या कहते हैं? फ्यूल। सेकंड आता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है? कि द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू कंबशन फॉर वन केजी ऑफ सब्सटेंस। अगर आपको कोई 1 kg ऑफ सब्सटेंस को जरूरत है कितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी की किसी भी चीज को बर्न होने के लिए, उसे हम उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड है व्हाट डू यू मीन बाय प्रोड्यूसर गैस। बच्चों प्रोड्यूसर गैस कौन सी होती है? जब आपका कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट करता है नाइट्रोजन के साथ इन द रेशियो ऑफ 1:2, तब आपकी प्रोड्यूसर गैस फॉर्म होती है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपका फोर्थ व्हाट इज वाटर गैस। वाटर गैस कौन सी होती है? बच्चों जब आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करती है इन द रेशियो ऑफ 1:1, तब आपकी वाटर गैस का फॉर्मेशन होता है। तो स्टूडेंट्स लेट्स सी सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देखते हैं। फर्स्ट है आपका कैलोरीफिक वैल्यू, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड वन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल। जब 1 kg ऑफ फ्यूल को बर्न होने के लिए, कंबशन करने के लिए कितनी अमाउंट की हीट ऑफ एनर्जी की जरूरत होती है, उसे हम उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। नेक्स्ट आता है कंबशन मींस अ केमिकल प्रोसेस इन व्हिच अ सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव अप हीट। कोई भी कैसा केमिकल प्रोसेस जिसमें से सब्सटेंस रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और उसमें से हीट का रिलीजेशन होता है, उसे हम कंबशन कहते हैं। फ्लेम मीन्स होता है द सब्सटेंस व्हिच वेपराइज ड्यूरिंग बर्निंग फ्रॉम अ फ्लेम। जब कोई भी सब्सटेंस वेपराइज करना स्टार्ट होता है फ्लेम के साथ, उसे हम क्या कहते हैं? बर्न करती है फ्लेम के साथ, उसे हम उसकी फ्लेम कहते हैं। नेक्स्ट आता है फायर एक्सटिंग्विशर, अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू स्टोव फायर। आग को बुझाने के लिए जिस डिवाइस का यूज किया जाता है उसे हम फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग का मीन्स होता है कंबशन ऑफ मोस्ट फ्यूल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इन द एनवायरनमेंट। इंक्रीज परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इज बिलीव्ड टू कॉज ग्लोबल वार्मिंग। बच्चों ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? जब कंबशन होता है बहुत सारे फ्यूल्स का और उससे कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीजेशन होता है एनवायरनमेंट में, और जो कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज होती है वो एटमॉस्फेयर में इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट होती है। नेक्स्ट आता है इग्निशन टेम्परेचर मींस द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर, इट इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर। एक कम से कम टेम्परेचर जिसपे कोई भी सब्सटेंस क्या कर लेता है, फायर को कैच कर लेता है, उसका वो कम से कम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर ही इग्निशन टेम्परेचर कहलाता है। नेक्स्ट आता है इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, द सब्सटेंस व्हिच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर एंड कैन इजीली कैच फायर विद अ फ्लेम आर कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। बच्चों जो सब्सटेंस जिसका बहुत कम लो इग्निशन टेम्परेचर होता है और बहुत जल्दी वो आग पकड़ लेते हैं, उन्हें हम इनफ्लेमेबल सब्सटेंस कहते हैं। रैपिड कंबशन का मीन्स होता है व्हेन द गैस बर्न्स रैपिडली एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट, सच कंबशन इज नॉट रैपिड कंबशन। जब गैस जो है बहुत जल्दी ही फायर को कैच कर लेती है और बर्न होने लग जाती है, उसमें से हीट एंड लाइट रिलीज होने लग जाती है, उसे हम रैपिड कंबशन कहते हैं। नेक्स्ट आता है स्पॉन्टेनियस कंबशन मींस द कंबशन इन विच material suddenly bursts into flame without the application of apparent cause is called spontaneous combustion। बच्चों जब कोई भी उसके पास कॉज नहीं है, सपोर्टर नहीं है कंबशन का, फिर भी वो एक तुरंत ही बर्न हो जाती है और एक फ्लेम प्रोड्यूस करती है, उसे हम स्पॉन्टेनियस कंबशन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स लेट्स समिंग अप द चैप्टर। इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा उसे एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट आता है आपका कंबशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस सिंस हीट इज रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस। कंबशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस का मतलब होता है कि जब उसके अंदर से हीट का इवोल्यूशन होता है, हीट निकलती है। प्रेजेंस ऑफ combustible substance, presence of air, heating substance, fluids, ignition temperature are some of the condition necessary for combustion to take place। बच्चों कंबस्टिबल होना चाहिए वो सब्सटेंस, उसके पास ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छी होनी चाहिए और उसका इग्निशन टेम्परेचर क्या होना चाहिए? खुद का होना चाहिए, अटेन होना चाहिए, तभी वो एक अच्छा कंबस्टिबल सब्सटेंस बन सकता है। डिफरेंट टाइप ऑफ कंबशन हमने पढ़े, रैपिड एंड स्पॉन्टेनियस कंबशन। स्पॉन्टेनियस कंबशन भी दो टाइप के थे, कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट कंबशन। Fire is extinguished when the supply of air is cut off. Different fire extinguisher are used for depending upon the type of fire to be controlled। बच्चों हम क्या करते हैं, फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए उसकी एयर की सप्लाई को रोकना पड़ता है, कट ऑफ करना पड़ता है। इसके लिए हम अलग अलग तरीके, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स को यूज करते हैं फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए कि इस टाइप की फायर लगी हुई है। देयर आर 3 जोन्स ऑफ कैंडल फ्लेम। हमने 3 जोन्स पढ़े कैंडल फ्लेम के, ल्यूमिनियस, नॉन ल्यूमिनियस एंड डार्क जोन। ईच जोन हैज अ डिफरेंट कलर। हर एक जोन का अलग कलर होता है। फर्स्ट ब्लू फ्लेम होती है, सेकंड येलो फ्लेम एंड लास्ट आपकी ब्लैक होता है। द एफिशिएंसी ऑफ अ फ्यूल इज जज्ड बाय इट्स क्लोरोफिक वैल्यू। जो एफिशिएंसी होती है फ्यूल की, फ्यूल कितना अच्छा है वो डिपेंड करता है कि उसकी क्लोरोफिक वैल्यू कितनी हाई है। So students, an ideal fuel should have a high calorific value, should be cheap and readily available, easy to store, transport and handle। एक आइडियल फ्यूल, हम एक अच्छा फ्यूल किसे कहेंगे जिसकी क्लोरोफिक वैल्यू हाई हो, इजी टू ट्रांसपोर्ट हो, इजी टू हैंडल हो
और जो क्या हो, जो नॉन पॉल्यूशन हो, कि एनवायरनमेंट को पॉल्यूट ना कर रहा हो। तो स्टूडेंट्स, इट्स एक्सरसाइज टाइम। अब हम करते हैं एक्सरसाइज ए। डार्क द करेक्ट ऑप्शन इन दी ओएमआर शीट। इसमें आपको ओएमआर शीट दिखा रखी है, इसमें 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी। आपको करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है, उसे सर्कल करना है। यूज ओनली ब्लू ब्लैक बॉल पेन टू फिल दी सर्कल्स, इट शुड बी डार्क एंड कंप्लीटली एंड राइट प्रॉपर्ली। आपको करेक्ट मेथड शो कर रखा है, इस तरीके से आपको सर्कल को फिल करना है। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है आपका द कूलेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम। इस कूलेस्ट पार्ट कौन सी होते हैं फ्लेम की? जो सबसे अंदर का जोन होता है, जिसे हम इनर मोस्ट जोन कहते हैं। सो ए इज द राइट। नेक्स्ट आता है आपका सेकंड, विच जोन ऑफ द कैंडल फ्लेम इज ब्लू इन कलर। बच्चों, कौन सा कैंडल का कौन सा फ्लेम होता है जो ब्लू कलर का होता है, जो आउटर मोस्ट होता है? तो उसे हम क्या कहते हैं? आउटर मोस्ट जोन। सी इज द राइट। नेक्स्ट आता है आपका थर्ड, एसिड रेन कंटेन्स डिसॉल्व्ड ऑक्साइड ऑफ। एसिड रेन में किसके ऑक्साइड्स डिसॉल्व रहते हैं? सल्फर और नाइट्रोजन दोनों की ही। सो सी बोथ ऑफ दीज। नेक्स्ट आता है आपका फोर्थ, ग्लोबल वार्मिंग इज कॉज्ड बाय एक्सेसिव एमिशन ऑफ। ग्लोबल वार्मिंग किसकी वजह से होती है? अगर हमारे एटमॉस्फेयर में किसका एक्सेसिव एमिशन हो जाता है? बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड का। सो डी इज द राइट। नेक्स्ट आता है आपका फिफ्थ, अ गुड फ्यूल इज वन विच। बच्चों, गुड फ्यूल हम किसे कहते हैं? जो क्या हो, इकोनॉमिकली चीप हो, सस्ता भी हो, जिसकी क्लोरिफिक वैल्यू हाई भी हो, और हमें हर जगह रेडिली अवेलेबल भी हो। तो डी, ऑल ऑफ दिस इज द राइट। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज आती है बी, फिलिंग द ब्लैंक्स। इसमें आपको फिलअप्स करने हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है आपका, इनकम्प्लीट डैश ऑफ फ्यूल्स प्रोड्यूस मैनी पॉइजनस। अगर आपका जो फ्यूल्स है पूरी तरीके से बर्न नहीं होंगे, उनका कंबशन नहीं होगा, तो वो पॉइजनस गैस रिलीज करेंगे। तो फर्स्ट में फिल करेंगे कंबशन। सेकंड है, आ नॉन ल्यूमिनस फ्लेम इज डैश इन कलर, वेयर एज अ ल्यूमिनस फ्लेम इज डैश इन कलर। जो आपकी नॉन ल्यूमिनस फ्लेम होती है, जो वो मतलब कि अपने बाद कोई भी पार्टिकल को नहीं छोड़ती, तो उसे हम क्या कहते हैं? नॉन ल्यूमिनस फ्लेम। वो कौन से कलर की होती है? ब्लू कलर की होती है, जो हमारी गुड फ्लेम मानी जाती है। और ल्यूमिनस फ्लेम आपकी येलो कलर की होती है। थर्ड है, लिक्विड हाइड्रोजन इज यूज्ड एज फ्यूल इन। जो लिक्विड हाइड्रोजन का एज अ फ्यूल किसमें यूज किया जाता है? रॉकेट्स में। फोर्थ है, गैसियस फ्यूल्स आर डैश फ्यूल्स देन द सॉलिड एंड लिक्विड फ्यूल्स। जो गैसेस फ्यूल्स होते हैं वो गुड फ्यूल्स माने जाते हैं, वो इको फ्रेंडली फ्यूल्स होते हैं, क्योंकि वो कम पॉल्यूशन करते हैं। सो फोर्थ इज गुड फ्यूल्स। फिफ्थ है, द सॉलिड फ्यूल यूज फॉर कुकिंग इन रूरल एरियाज। सॉलिड फ्यूल कौन सा होता है जो कुकिंग में यूज किया जाता है रूरल एरियाज में? काउ डंग। नेक्स्ट आती है आपकी एक्सरसाइज सी, राइट टी फॉर ट्रू स्टेटमेंट एंड एफ फॉर फॉल्स वन। बच्चों, आपको ट्रू स्टेटमेंट लिखनी है जो ट्रू है, जो गलत है फॉल्स है वहां पे आप एफ लिखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। कार्बन मोनोऑक्साइड हैज ग्रेटर एफिनिटी टू हीमोग्लोबिन देन ऑक्सीजन। कार्बन मोनोऑक्साइड की ज्यादा एफिनिटी होती है हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन के साथ। सो इट इज ट्रू। द एफिशिएंसी ऑफ द फ्यूल इज जज्ड बाय इट्स क्लोरोफिक वैल्यू। जो एफिशिएंसी मतलब जो अच्छा फ्यूल माना जाता है, उसकी ज्यादा क्लोरोफिक वैल्यू होती है। यस, इट इज ट्रू। प्राइमरी फ्यूल्स आर ऑब्टेन बाय डिफरेंट केमिकल प्रोसेस। जो प्राइमरी फ्यूल्स होते हैं उनसे हम डिफरेंट डिफरेंट केमिकल प्रोसेस के द्वारा ऑब्टेन करते हैं। नहीं, इट इज फॉल्स। पार्शियल कंबशन ऑफ वैक्स वेपर्स टेक प्लेस इन द मिडल जोन ऑफ द कैंडल फ्लेम। जो पार्शियल कंबशन होता है वो मिडल फ्लेम में होता है। यस, इट इज ट्रू। कंप्लीट कंबशन टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ एयर। जो कंप्लीट कंबशन होता है वो बिना ऑक्सीजन के भी हो सकता है। नो, इट इज फॉल्स। तो स्टूडेंट्स, आपने अपने ट्रू एंड फॉल्स कर लिए हैं। इसी तरीके से आप बाकी की एक्सरसाइज करेंगे। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। सो टिल देन, हैव अ नाइस डे, गुड बाय, थैंक यू।